अप्रैल से आ रही है। हर बार मैंने इसका प्रेशर चेक किया है और बढ़ा ही हुआ आया था। हमने बिटिया अपनी मदर के साथ आती थी तो हम लोग हर बार ये बोलें कि प्रेशर्स ज़्यादा आ रहे हैं, आपको बार बार प्रेशर्स के लिए दिखाते रहना है। लाइन से हम देख रहे हैं हर बार प्रेशर बढ़ा हुआ है। 13 साल की उम्र में कांच प्रेशर बढ़ा होना बहुत रेयर इवेंट होता है और इसीलिए फिर हम लोगों ने जब 4 बार रीडिंग प्रेशर्स की बढ़ी हुई आई तो फिर हमने ये सारी जांचें करी हैं। इसको हम RNFL कहते हैं, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालिसिस, और इसको हम कहते हैं हम्फ्री विजुअल फील्ड एनालिसिस। ये हमारी आँख के अंदर की जो नर्व होती है उसकी एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स हैं सर। सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगा आँख कैसे काम करती है हमारी और कांच बिंदु में क्या समस्याएं होती हैं। हमारी आँख में रोशनी आगे से आके लेंस पे से गिर के हमारी इंडिविजुअल नर्व फाइबर्स पे गिरती है और इंडिविजुअल नर्व फाइबर्स से ये रोशनी हमारी ऑप्टिक नर्व से होते हुए दिमाग में जाती है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया रहती है। हमारी आँख के अंदर प्रेशर्स को रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम सीलरी बॉडी कहते हैं। यहाँ से न्यूट्रिशन बॉडी को सप्लाई करने के लिए हम लोग एक्वस ह्यूमर फॉर्म होता है और यहाँ से ये जाके यहाँ पे एक स्पेशल लेंसेज के पीछे से आगे निकल के यहाँ पे ट्रेबेकुलर मेशवर्क के अंदर से होते हुए ये बाहर निकलता है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूट्रिएंट्स एंड एक्वस फॉर्मेशन। अब बिटिया के साथ क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ये जो बाहर निकालने की जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है ये हमारी थोड़ी सी डैमेज्ड है। डैमेज कहने से बेहतर वर्ड होगा कि ये शायद फॉर्म्ड ही नहीं थी, बट ये बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड नहीं है, बहुत थोड़ी सी डिफॉर्मिटी जो आज हमने चेक करी उसमें है। डिफॉर्मिटी की एक और वजह ये भी है कि हमारा जो आइरिस का पोजिशनिंग है वो एंगल्स को थोड़ा ब्लॉक भी कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब प्रेशर्स बार बार बढ़ते रहते हैं तो हमारे आँखों के अंदर प्रेशर्स की वजह से सेल्स की डेथ होती रहती है। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे एक बार हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट अटैक में कुछ जोन्स की नसें ख़त्म हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो जोन की नसें ख़त्म होगी उनकी मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो हमारी बॉडी उस प्रेशर को झेल नहीं पाती और वो नर्व जो सबसे कमज़ोर होती है वो सबसे पहले ख़त्म होती जाती। तो अगर अपन इस स्कैन को पहले देखें तो रेटिनल नर्व फाइबर एनालिसिस एक मोटा मोटा अंदाज़ा देती है जो एक इंडिविजुअल नर्व फाइबर की थिकनेस के साथ जुड़ा है। जैसे हमारी रस्सी की मोटाई से उसकी ताकत का अंदाज़ा लगता है। जितने ज़्यादा रेशे उसमें मोटे होंगे उतनी ही रस्सी मोटी होगी और वो स्ट्रांग भी होगी। तो अगर अपन इसमें गौर से देखें तो ये जो ग्रीन जोन है वो एज रिलेटेड पेशेंट्स के अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ जो उसके काउंटर पाउट मतलब इसी साल इतनी उम्र की एक बच्ची की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उसको देखें। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो खासकर उल्टी आँख में ये आपको जोन्स दिख रहे हैं जहाँ पे येलो येलो या रेड रेड दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ के ये सेल्स ख़त्म होना स्टार्ट हो गए। तो यही कांच बिंदु के अंदर होता है कि धीरे धीरे हमारी रोशनी कम होती है, बट ये रोशनी चूँकि सेंट्रल एरिया में नहीं ख़त्म हो रही है तो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए इसको हम काला पानी मतलब चोर की तरह कहते हैं कि हमारा धीरे धीरे रोशनी चुराता जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? और इसी रिपोर्ट को जब हम फंक्शनल यानी फिजियोलॉजिकल एवैल्यूएशंस करते हैं तो ये हम्फ्री विजुअल फील्ड है। इसके अंदर आपकी इंडिविजुअल लाइट के सोर्सेस को हम एक मशीन्स के ऊपर चेक करते हैं कि इंडिविजुअल मसल अपना नर्व फाइबर वर्क कर रहा है। जिन जगहों पे नर्व फाइबर वर्क नहीं कर रहा होता है वहाँ पे वो ब्लैक मिलता है, मतलब वो सेल्स डेड हो चुकी हैं। तो चूँकि अभी बहुत अच्छी रोशनी 92% है, सेंट्रल एरिया पूरा ठीक है, तो हमारे लिए अभी बिटिया के लिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बट अगर आज हम बात करें कि ये हमारे को ट्रीटमेंट करना है कि नहीं, तो इसका 100% हमें ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आज जो मोडेलिटीज़ हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशंस। एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशंस हमारे जो फ्लूइड की फॉर्मेशंस हैं या तो उनका प्रोडक्शन कम करके या फिर उसके ट्रेबेकुलर मेशवर्क से बाहर निकलने की रास्ते को बढ़ाने से ये हमारा प्रेशर्स को कम करता है। बट क्या हम एक दिन दवाई डालेंगे तो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट, जैसे ब्लड प्रेशर की गोली ज़िंदगी भर चलती है वैसे ही हमारे लिए कांच बिंदु की भी ड्रॉप्स ज़िंदगी भर चलती हैं।
ठीक है, बशर्ते हमने उसकी एनाटॉमिकल या फिर जो रूट कॉज है उसको ट्रीट कर दिया हो। ठीक है, इतने छोटी उम्र में चूँकि हाइज हमेशा ही हेल्दी रहती हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें हमें कोई प्रेशर्स की दवाइयाँ नई ज़रूरत पड़ती। लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि 13 साल की उम्र में बिटिया को हमें प्रेशर्स की समस्या आ रही है। हम इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल के प्रेशर्स को कम करना तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम अगले 80-90 साल की उम्र तक की बात कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? अब इसके अंदर हम एक नॉन इन्वेजिव लेज़र्स भी करते हैं। लेज़र्स क्या करते हैं, एक बाईपास चैनल क्रिएट करते हैं। बाईपास चैनल क्रिएट करने से हमारा ये यहाँ पे ट्रेबेकुलर मेशवर्क है और जो हमारा फॉर्मेशन सीलियरी बॉडी है उसके बीच में एक शंट पाथवे, बाईपास पाथवे बनाते हैं। जैसे हार्ट अटैक आता है तो कहीं ना कहीं अपन को वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो अपन एक नया रास्ता बना देते हैं। तो ये कोई ऑपरेशन नहीं होता है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट की प्रक्रिया रहती है और इसके अंदर हम लोग फिर ये प्रेशर्स को कंट्रोल करने का बाईपास चैनल बनाते हैं। बाईपास चैनल बनाने के बाद 10 में से 6 से 8 लोगों को नॉर्मलसी यानी नॉर्मल प्रेशर्स आने की संभावना रहती है और कुछ लोगों में ड्रॉप्स के साथ साथ नॉर्मलसी आती है। बट 10 में से 2 लोगों में इसका विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे अपना हार्ट का बाईपास भी बंद होता है, तो ऐसे ये बाईपास के जो हम लेज़र से बनाते हैं ये भी कभी कभार बंद होते हैं, तो इसका रिवीजन भी हमें फ्यूचर में करना पड़ सकता है। बट इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई चीरिया नहीं लगता, तो ये कोई बड़ा काम नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? फ्यूचर की बात करते हैं कि मान लीजिए बहुत साल हो गए, हमने ड्रॉप्स भी डाल ली, हमने लेज़र भी कर लिया और फिर भी बिटिया की हमारी आंखों के अंदर रोशनी नहीं, प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम फिर इसके अंदर प्रेशर कंट्रोल करने के सर्जरीज करते हैं जिसको हम ट्रेबेकुलेक्टमीज कहते हैं। समझ रहे? अब ये जो कागज़ हमने आज बनाया है ये हमारे लिए मील का पत्थर है। ये बताता है कि आज हमारी परिस्थिति ये है और इन कागज़ों को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि इन्हीं के भरोसे हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाएंगे। अगर जो स्थिति मेंटेन्ड है तो यानी हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल चल रहा है, और अगर यही ट्रीटमेंट बिगड़ने लगेगा तो इसमें जो रेड रीजन्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगे और ये जो ब्लैक जोन से ये भी बढ़ते जाएंगे। बच्ची अभी छोटी है, इतनी सारी चीज़ें उसको समझाना और भविष्य की टेंशन्स वो हम नहीं बने, तो हम आपको यही बोलेंगे कि बच्ची को कूलिंग ड्रॉप्स चालू कर रहा है। ठीक है, तो इसको कोई अस्थमा या और कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो हम एक बहुत सिंपल दवाइयाँ स्टार्ट कर रहे हैं और लेज़र से संबंधित जो बाईपास चैनल जो हम क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जैसे हमने अभी लेंस लगाया था गोनियोस्कोपी करके, तो गोनियोस्कोपी में हमें उसके ट्रेबेकुलर मेशवर्क्स के अंदर फॉर्मेशंस डिफेक्टिव मिले और बंद मिले। लेज़र से हम उसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें कोई ऐसा उसको महसूस नहीं होता। जिस हिसाब से उसने करवाया है गोनियोस्कोपी, मुझे उम्मीद है कि वो लेज़र का जो अपना ट्रीटमेंट है उसको वैसे बेहतर कर पाएगी। ठीक है, इससे संबंधित एक कागज़ भी हम आपको देंगे। तो अभी अपन ड्रॉप्स से स्टार्ट कर ही रहे हैं और दोनों आँखों में फिर अलग अलग दवाइयाँ भी स्टार्ट करना पड़ सकती हैं। आपने मुझसे ये पूछा है कि ये बीमारी के ठीक होने के क्या चांसेस है। इस बीमारी को हम शक्कर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी माने। जब हम दवाइयों का इस्तेमाल या फिर लेज़र्स का इस्तेमाल करके उसको नियंत्रण में रखते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी बड़ी आराम से निकालेगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बट अगर अपन ने इसको अनदेखा करा और टेंशन में अपन ने बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसे लोगों में ज़्यादा तकलीफ आती है। मेरे पास कल ही का एक एग्जाम्पल है कि एक माता जी आई थी, 1 साल पहले दिखाया था, बहुत अच्छी रोशनी थी, फिर मेरे पास उसके बाद 1 साल तक फिर उनने ध्यान नहीं दिया, फिर वापस 2 महीने पहले आई थी, तब अटैक आया उनको बहुत ज़्यादा, फिर उनने कुछ नहीं किया, फिर वो सिविल अस्पताल, और फिर अपन ने उसको, फिर जब वो मेरे पास कल आई तो फिर वो ख़त्म की कंडीशन। तो इसमें अगर आप व्यवस्थित काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दवाई डालना है और रेगुलर चेकअप्स पे आना है। ठीक है, तो अभी आपको हम दवाई तो लिख ही रहे हैं और फिर वापस से हम आपको देखना चाहेंगे 3 हफ्ते में, और लेज़र से संबंधित जानकारी भी अभी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, 13 साल की उम्र में कांच बिंदु होता नहीं है, ये एक 40, 55, 50, 60 की उम्र की बीमारी है। कंजेनाइटल ग्लाइकोमा अपने आप में लाखों में एक व्यक्तियों में होता है और ये जांचें थोड़ी महंगी होती हैं, तो हर व्यक्ति, जो बच्चे अगर प्रेशर्स हैं, तो हमने 3 से 4 बार इसीलिए चेक किया कि उसका बच्चे का प्रेशर ये एक बार की रीडिंग है या कई बार हो चुका है। और ये लेज़र वगैरह करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा? लेज़र से हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग लेज़र करते हैं और ये प्रेशर्स मॉनिटरिंग के लेवल या टारगेट जोन के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
इसमें कई बार 3-3 4-4 दवाइयाँ डालनी पड़ती है, और लेज़र से हम अगर 1 दवाई या 2 दवाई या 3 दवाई भी कम कर पाते हैं तो वो भी हमारे लिए सक्सेस का पैरामीटर है। जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए पहले 1 गोली चलती है, बिल्कुल चलती है। फिर 4-4 गोलियाँ भी चलती हैं, फिर इंसुलिन भी लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बीमारी की इंटेंसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने शुरुआत से ही बीमारी को बहुत ही न्यूनतम स्तर पर, फेज है नहीं? बहुत इनिशियल फेज है, तो इसलिए हमारे लिए घबराने वाला पार्ट नहीं है, पर ध्यान जरूर रखना है। बिल्कुल नहीं करना है उसको। ठीक है। और लेफ्ट आई हमारी ही मेन अफेक्टेड है। अच्छा। राइट आई तो अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज पे उसमें दिक्कत नहीं है। पर इनिशियल स्टेज है उसकी। लेफ्ट आई एक एस्टेब्लिश्ड केस है और राइट आई इनिशियल केस है। राइट आई में भी स्टार्ट हुआ है और लेफ्ट आई में एस्टेब्लिश्ड केस है। वो लेफ्ट हो गया है। नहीं, हाँ, मतलब उसमें स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है।